अब लगभग जो रुझान हैं वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं और ये भी क्यूरियोसिटी है कि जो बीजेपी प्लस हमने लिखा हुआ है, यानी बीजेपी और जेजेपी ये जो गठबंधन साथ चुनाव लड़ रही है, तो क्यों कौन कौन किस किस सीट पर जीत रही है या आगे है। तो मैं आपको पहले बताऊं, नगर परिषद 18 सीटें हैं, इन पर जो बीजेपी गठबंधन है यानी बीजेपी और जेजेपी 12 सीटों पे या तो जीत गई है या आगे चल रही है। कालका से बीजेपी जीत गई है, दादरी से बीजेपी जीत गई है, झज्जर से बीजेपी जीत गई है, फतेहाबाद से बीजेपी जीत गई है, बहादुरगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है और फासला अब आगे बढ़ रहा है, यानी कि 1000 के ऊपर वोट हो गया है, तो आप इसको बीजेपी खाते में मान सकते हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। कैथल में बीजेपी आगे चल रही है, पलवल में बीजेपी आगे चल रही है, होडल में बीजेपी जीत गई, गोहाना में बीजेपी जीत गई, जींद में बीजेपी लगभग जीत गई है, मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। और जेजेपी नारनौल में जेजेपी समर्थित कमलेश सैनी ये फिलहाल आगे हैं और 9 सीट जेजेपी जीत गई है। यानी कि अगर नगर परिषद की बात करें, टोटल 18 सीटें हैं जिन पर चुनाव हुए और आज नतीजे आ रहे हैं। उन पर बीजेपी गठबंधन 12 सीटों पर आगे है, जिनमें 10 पर बीजेपी और 2 पर जेजेपी फिलहाल एक सीट जीत गई है और एक सीट पर आगे चल रही है, वो लगभग जीत तय मान के चलिए। तो ये कुल मिलाकर के परिषद की सीट है और परिषद में फिलहाल एक सीट ये थी। अब ये नगर पालिका में 28 सीटें हैं, इनमें एलनाबाद से निर्दलीय ये कांग्रेस समर्थित है, रानिया से आईएनएलडी ये बीजेपी जेजेपी और चौधरी रंजीत सिंह जी के लिए व्यक्तिगत तौर पे भी ये बहुत बड़ा झटका है, सढौरा से बीजेपी, उच्चाना से निर्दलीय, राजौंद से बीजेपी, इस्माइलाबाद से आम आदमी पार्टी, शाहबाद से जेजेपी। शाहबाद में भी एक टकराव की स्थिति हो गई थी बीजेपी और जेजेपी के बीच में। शाहबाद के जो पूर्व एमएलए हैं और जो मौजूदा एमएलए हैं, उन दोनों के बीच में और उनके समर्थकों के बीच में टकराव की स्थिति थी और वो टकराव एक बार मतलब मतदान वाले दिन बहुत खुल करके सामने आया। पेहवा में बीजेपी, घरौंदा में बीजेपी, लाडवा बीजेपी, तरबाड़ी में अन्य, निसिंग में अन्य, असंध में अन्य, चीका में बीजेपी, कुंडली में बीजेपी, समालखा में बीजेपी, महम में बीजेपी, बावल में अन्य, गन्नौर में बीजेपी, महेंद्रगढ़ बीजेपी, नांगल चौधरी बीजेपी, फिरोजपुर जिरका पुनाना, यानी फिरोजपुर जिरका में बीजेपी और पुनाना में बीजेपी और नू में जेजेपी। इस पर मैं अलग से बातचीत करूंगा। रोनिया, ये हैंडराइटिंग क्या है पता नहीं चल रहा है, अन्य, भूना में अन्य, बरवाला में अन्य, सफीदों में अन्य। ये कुल मिला के स्थिति है। यानी कि अगर आप इसमें देखें नगर पालिका में, तो जेजेपी एक जगह शाहबाद, उसके अलावा जेजेपी कहीं नहीं है, बाकी जगह बीजेपी और निर्दलियों का बोलबाला है। आईएनएलडी एक सीट यानी रानिया, आईएनएलडी जो थोड़ा आगे चल रही थी अब थोड़ा सा झटका लगा है। लेकिन खास बात ये है, कांग्रेस के हमारे जो मेहमान थे वो चले गए हैं, लेकिन पुनाना, फिरोजपुर जिरका ये 2 बीजेपी और 9 जेजेपी। ये चिंता का कारण नहीं है। आप जो कहते थे कि ये जो मेवात का इलाका है, कभी कांग्रेस आईएनएलडी यहां से जीतती रही है, बीजेपी का खाता भी खुलना मुश्किल होता था, लेकिन 3 सीटें हैं शहरी, लेकिन 3 सीटें और तीनों पर बीजेपी गठबंधन, 2 पे बीजेपी और 1 पर जेजेपी। देखिए, पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं ज़्यादातर, और वो अपने मैदान छोड़ के भाग गए। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का काम किया। भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की जगह
इंडियन नेशनल लोकदल उसी दौर में लौटे जब पहले यहाँ से हमारे विधायक भी आते थे, हमारा संगठन भी मजबूत होता था। आज तो ये सारा जो श्रेय है इनकी जीत का वो मैं कांग्रेस पार्टी को दे रहा हूँ, जिन्होंने 31 एमएलए होते हुए और पूरे प्रदेश में विपक्षी दल की भूमिका में होते हुए अपनी भूमिका नहीं निभाई। अब मिली भगत करके जिस तरह राज्यसभा के दोनों चुनाव लड़े, इसी तरह ये लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश की जनता जो ये रोल निभा रहे हैं उसको लगातार देखने का काम कर रही है। कहाँ आज अग्निपथ के नाम पे हमारे फौजियों के साथ जो किया जा रहा है, किसानों के साथ जो किया जा रहा है, शहरों की समस्या। ये चिंता का विषय होना चाहिए ना कि अगर मेवात में बीजेपी की एंट्री हो रही है और ठीक ठाक तरीके से एंट्री हो रही है, जेजेपी की तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर बीजेपी फिरोजपुर जिरका और पुनाना दोनों अगर जीत रही है, जीत गई, तो ये तो दूसरों के लिए सोचने की बात है। ये कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी चिंता का सबब है। और बल्कि मैं कंट्रोल रूम में ये भी कहूंगा कि जरा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की स्थिति क्या है, जरा उस पर भी एक बार निकाला जाए। बिल्कुल चिंता का विषय है शशि जी, और पूरा संजीदगी से इस पे विचार किया जाएगा। जहां जहां कांग्रेस पार्टी पीछे हटकर मैदान खाली छोड़ दिया, उस मैदान को भरने का काम किया जाएगा। वहां हम एक मुख्य विपक्षी दल की अपनी भूमिका निभाएंगे और उम्मीद है कि वो लोग वापस अपने कैडर की ओर, अपने पार्टी की ओर लौटने का काम करें। ये गन्नौर से आप देख सकते हैं ताजा तस्वीरें, गन्नौर से बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है और ये जश्न का माहौल इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चुनाव क्या कहना चाहता है उसकी भी बातचीत है, वो समझने और समझाने का दौर है और साथ साथ हर ताजी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो सवाल मैं आईएनएलडी से कर रहा था, कांग्रेस के हमारे मेहमान चले गए, कहीं और बुकिंग थी। आम आदमी पार्टी एक स्पेस तो क्रिएट कर सकती थी वहां, आप वहीं स्पेस क्रिएट करते हैं जहां कांग्रेस रही। ये मेवात का इलाका, वहां पर आप कर सकते थे बेहतर परफॉर्मेंस, लेकिन वहां भी 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट जेजेपी। जेजेपी जीतती है, बात समझ में आती है, बीजेपी भी 2 सीट लेके जाती है। तो जो धार्मिक और ये धार्मिक गोलबंदी तमाम तरह की बातें की जाती हैं, तो पब्लिक तो नकार रही है। इसका मतलब ऐसे है, देखो अभी पंजाब में चुनाव खत्म हुए और तुरंत यहाँ चुनाव आ गए। अभी पार्टी अपना काम यहाँ कर रही थी, संगठन को मजबूत करने का काम यहाँ कर रही थी, तुरंत चुनाव आ गए। मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक प्रदेश में नहीं है। फिर भी अगर हर आप हल्के में लेके देखोगे तो विपक्ष की भूमिका निभाती रहे। मैं तो कहूँगी कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। 31 विधायक होते हुए भी आप लोग चुनाव नहीं लड़े और मजबूती से चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी को नहीं रोक पाए। देखो एक बात बिल्कुल साफ है, आज प्रदेश की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए कि जिन लोगों को आपने विपक्ष की भूमिका में बैठाया है, कहीं आम आदमी पार्टी की जगह होती तो बीजेपी साफ होती। आज अगर कांग्रेस को, मैं वही पूछ रहा हूं कि जहां अल्पसंख्यक जो दिल्ली में देखते हैं, तो ये जो मेवात वाला इलाका है, यहाँ तो आपका कुछ चला नहीं ना। ऐसे है, आम आदमी पार्टी हर जगह एक जैसी, एक सबको एक नजर से देखने वाली पार्टी है। यहाँ हमारा ये जातिवादी धर्मवादी तो ये बीजेपी ये खेल खेलते। चलिए सर, इस पे ये तो ना के नाम पे वोट मांगते हैं। ऊपर से इससे बड़ी बात इस चुनाव में क्या हुई आपको नोट करनी है। मैं तो साफ कहूंगा कि 3 पार्टियां मिलकर एक टीम की तरफ से खेलने लग रही है। आप खुद सोचो, फिर भी इतनी कम सीटें, 3 पार्टियां मिलकर एक तरफ खेलने लग रही है। जनता से मेरा सवाल है, सोचना ठंडे दिमाग से, हुड्डा साहब क्यों वापिस हट गए? सोचने की बात है, क्यों नहीं दमदार तरीके से चुनाव लड़ा? अगर कांग्रेस हुड्डा साहब का लड़का अगर दमदार तरीके से चुनाव लड़ते तो क्या हुड्डा साहब के गढ़ में हार जाते? इनको मौका मिलता बीजेपी वालों को। मैं तो कहता हूं कि वो अगर मजबूती से चुनाव लड़ते तो मुकाबला अलग होता और जो सेकंड पोजीशन हमारी आई है वहां हमारी जीत क्लियर होती। ठीक है, ये मैं जेजेपी के पास आऊं उसके पहले आपको ये जरूर बताऊं कि मैं सुबह से कह रहा हूं और शाम तक या आगने वाले समय तक कहता रहूंगा कि ये चुनाव सिर्फ नगर पालिका और नगर परिषद, उसके पार्षद चुनना, अध्यक्ष चुनना नहीं है। ये भी एक छोटा सा रेफरेंडम है और प्रदेश की जो शहरी आबादी है या सेमी अर्बन आबादी है, उसको, इसके मूड को भी समझना होगा। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, ये हम जरूर इस पर जाएंगे और हमारे कंट्रोल रूम में उस पे आंकड़े निकाले जा रहे हैं। लेकिन फौरी तौर पे जितनी मुझे जितनी चीजें याद आ रही हैं, भिवानी जहां पर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी लगी हुई थी, गोलाचिका वहां पे नहीं, भिवानी के बगल में एक और सीट है,
चरखी दादरी, वहां पे स्थिति खराब हो गई, जिसके होडल खराब हो गई, जिसके प्रचार में रणदीप सिंह सुरजेवाला गए, वहां स्थिति खराब रही। आप देख लीजिए डबवाली में जहां पे कांग्रेस के एमएलए हैं, केबी सिंह के पुत्र हैं, वहां हार गए। आप उसके बाद ये झज्जर वाला पूरा इलाका देख लीजिए, सोनीपत वाला ये जो पूरा एक बेल्ट है वहां देख लीजिए, ये जहां जहां जिनको समर्थन दिया, एक ऐलनाबाद अब तक मेरी जानकारी में आई है कि वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, वो जीते हैं। अब वो ऐलनाबाद वाले जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं उनको शैलजा जी के खाते में रखें या पवन बेनीवाल के खाते में रखें, ये एक अलग विषय होगा, लेकिन यकीनन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खाते में या रणदीप सिंह हुड्डा के खाते में या ये सॉरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के खाते में या किरण चौधरी जी के खाते में तो ऐलनाबाद सीट जो भी समर्थित कैंडिडेट है वो नहीं है। अब कुलदीप बिश्नोई का भी ट्वीट आ जाता है कि फ्री हैंड दिया था, अब आपने देख लिया शुरुआत एक राज्यसभा चुनाव हुआ, उसके बाद निकाय चुनाव, तो जो हुड्डा विरोधी हैं अब उनका हमला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे तेज हो जाएगा इन दो चुनावों के बाद। ये कई जगह मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं आपके पास आऊं और आप लोग दोनों से सवाल है ये, और बहुत गंभीरता से है। ठीक है कि आम आदमी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली या उतने नंबर्स नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जहां पे वो नंबर 2 या 3 के पोजीशन पर आ रही है। क्या ये आप लोगों के लिए चिंता का कारण नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए शशि भाई, अगर आपका विरोधी दल राजनीतिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है तो आपके लिए मंथन का समय तो होना ही चाहिए और आपको चिंता भी करनी चाहिए। देखिए, रिजल्ट्स हमारे फेवर में आए, लेकिन मैं खुद से जिक्र करूं, एक दो जगह जो रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आए वो हमें चिंता भी करनी चाहिए और उसको रेक्टिफिकेशन भी करनी चाहिए कि वहाँ क्या कमी रह गई। कमियां तो जरूर रही हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे सर्वोपरि है और अगर कोई लोकतंत्र में हमारे खिलाफ भी खड़ा है तो भी मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी उसको इस बात की इजाज़त देती है कि वो हमारी खिलाफत करे। लेकिन अगर अपने काम पहुँचाने में या काम का लाभ मिलने अंतिम व्यक्ति अगर कोई रह गया कि जहाँ तक हमने जो काम किए वो उस तक नहीं पहुँचे, वो क्या कमियाँ रही, उसका आत्ममंथन पार्टी मीटिंग में ज़रूर होगा और ये तय करेंगे कि जो हमने लोगों ने काम किए थे, जो फैसले जननायक जनता पार्टी की ओर से, साझा सरकार की ओर से लिए गए थे, वो फैसले आखिर तक लोगों को लाभ दे पाए कि नहीं दे पाए या कहाँ कमी रह गई, उस पर चर्चा होगी। दो बड़े मसले हुए है ना, एक किसान आंदोलन हो गया और एक ये अग्निवीर वाला है। दोनों में चूंकि आप सरकार के साथ हैं, है ना, व्यक्तिगत तौर पे भले ही आपकी जो भी राय हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पे जो पार्टी की राय है वो राय होगी। इन दो मसलों का कुछ नुकसान हुआ क्या लोगों के बीच में? नहीं, किसान आंदोलन में तो मुझे बहुत याद है, डिमांड होता था कि दुष्यंत इस्तीफा देके बाहर आए, बहुत चली बात। नहीं, देखिए शशि जी, लोगों की भावनाएं होती हैं और किसी भी राजनेता को लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना ही पड़ेगा और रखना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति जब आप करते हैं या चुनाव में जाते हैं तो लोगों से चुनाव होता है। अपने घर बैठने से या मेरे कह देने से कोई ना चुनाव जीतता ना कोई हारता, लोग चुनाव जिताते हैं, लोग चुनाव हराते हैं, तो होना चाहिए। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में तो यही हुआ ना, लोगों की इच्छा के अनुरूप फैसला हुआ। बहुत समय लगा ना, घाव इतना भयंकर हुआ, हालांकि उसके बाद भी यूपी चुनाव जीते और जिन इलाकों में ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश था वहां भी जाटों का वोट बीजेपी को अच्छा खासा मिला। शशि रंजन जी दुष्यंत जी गठबंधन में थे, हम लोगों ने तो सदैव ये कहा कि लोगों की इच्छा के अनुरूप फैसला होना चाहिए। उन्होंने भी इस बात को कहा, हमारी पार्टी ने स्वयं इसको बात को कहा कि हम सरकार में हैं और जननायक जनता पार्टी की तरफ से हम ये चाहते हैं कि जो लोग, सीधा सवाल करूं मैं, बीजेपी सेंट्रल बीजेपी के जो फैसले होते हैं क्या वो आपके लिए कई बार मुश्किलों का सबब हो जाता है? नहीं, देखिए मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, ताली कप्तान को तो गाड़ी भी कप्तान। जब हम अलायंस में हैं, अगर कोई अच्छे फैसले लेंगे उसका लाभ लेंगे। अगर कोई अलायंस का कोई एक फैसला जिसको लोग अच्छा ना माने, चाहे भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं तो उसमें नहीं जाऊँगा, तो उसका नुकसान भी हमें होगा। जब आप किसी चीज़ का फायदा देख, लोगों के हित में हम फैसले ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका अगर लाभ हम लेंगे तो कोई अगर फैसला कोई लोग जिसको पसंद ना करें या लोग उसको, देखिए लोकतंत्र में स्वरों की गिनती होती है, जब लोग उसको पसंद नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमें होगा। ये हमारा
एक अपना दायित्व बनता है कि हम अपना विश्लेषण करें इस बात को कि क्या कमी कुछ कहीं रही और हम लोगों के बीच में संवाद में समझा नहीं पाए। हो सकता है कमी मेरे अंदर भी हो कि मैं अपने एक पार्टी के काम को अजय गुड़िया अच्छे तरीके से बीजेपी तो अपनी स्थिति को मोर और लेस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे 2-4% चलता है, वो तो कायम रख पा रही है। नहीं, देखिए शशि जी, एक चीज ये होती है कि हो सकता है जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अजय गुड़िया अपनी जिम्मेवारी ठीक से ना निभा पाया हो। मैं अपने लोगों के बीच में जाकर के अपने क्षेत्र में उस बात को समझाना पाया हूं कि पार्टी किस प्रकार से जो फैसले ले रही है वो उनके लिए हितकारी हैं। ये कमी अजय गुड़िया की तो हो सकती है कि अजय गुड़िया उस बात को कन्वे नहीं कर पाया हो कार्यकर्ताओं तक, पार्टी और लोगों तक, ताकि लोग हमारे साथ आकर के जुड़ें। पार्टी की कोई कमी नहीं रही, पार्टी ने तो लोगों के हित में फैसले लिए। कमियां अगर कुछ रही हैं तो वो अजय गुड़िया सरीखे लोगों की रही हैं, उसको दूर करेंगे। और मैं भी ये मानता हूं कि मैं भी और आगे मेहनत से प्रयास करेंगे कि जहां कमियां रही हैं वहां लोगों के बीच में जाकर के और पार्टी की नीतियों का प्रचार करें। और जो निर्णय हुए हैं उनकी समीक्षा लोगों के बीच में बैठ करके करें कि भाई ये ठीक है कि गलत है। अगर गलत है तो क्या समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन आप गठबंधन में है ना, आपकी मजबूरी है। मुझे पता है कि किसान जो 3 बिल आए आप उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन आप गठबंधन में थे, आप उसकी खिलाफत भी नहीं कर सकते थे। जो भी देखिए, अंत भला तो हो भला, सब भला। हमने इसका फैसला सरकार, केंद्र सरकार के पास दुष्यंत जी लेकर के गए कि हरियाणा प्रदेश के लोग जो हैं उनकी आशा ये है, और धन्यवाद है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो सर पब्लिक समझती है ना सर, यूपी का चुनाव था तो हो गया, वो अब इतना लोग एडुकेटेड हो गए हैं ना कि वो एनालिसिस हमसे और आपसे ज्यादा अच्छा गांव के चौपाल पे हुक्के पे हो जाता है। शशि रंजन जी, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार को जनता के हितार्थ फैसले लेने पड़ेंगे। जो जनता के हितार्थ फैसले नहीं लेगा वो सरकारें बदल दी जाएगी जनता द्वारा। तो ये सरकार ने अच्छे समय पे अपना इस बात को समझा कि जनता इसको नहीं चाह रही तो उसको रिवर्ट कर लिया। एडमेंट नहीं होना चाहिए, जो लोग चाहते हैं वो फैसले होने चाहिए। ये शुरू में जब काउंटिंग शुरू हुई तो आईएनएलडी का लग रहा था कि ठीक है, पहले पिछले मुकाबले, अभी तो आप एक भी जीत जाइए तो प्लस ही प्लस है, आप तो माइनस में हैं तो जितना बढ़ेगा ठीक है। लेकिन जिस प्रपोर्शन में जो मेहनत, जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जेजेपी की तरफ जो आईएनएलडी के वोट गया वो वापस आ जाए, ठीक है आया, लेकिन उस रफ्तार से, उस वॉल्यूम से नहीं आया कि आप ये सीना ठोक के कह सकें कि जो हमारे गए थे वो वापस आ गए। देखिए, लोकतंत्र में अपनी अपनी कोशिश सब करते हैं। जहाँ तक आप पार्टी का आपने सवाल किया था, अगर आप पार्टी आपके लिए चिंता का विषय है, जितनी उम्मीद खुद आप पार्टी को थी इन चुनाव में, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई आप पार्टी की भी। और लोग भी जो सोच रहे थे कि शहरों में ये काफ़ी मजबूत होके उभरेंगे, उतनी मजबूती नहीं आई। फिर भी किसी को खतरा है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज़्यादा शहरों में मजबूत नहीं रही। तो आप पार्टी बीजेपी को मंथन करना चाहिए, इस पे कांग्रेस को करना चाहिए। जेजेपी की वोट बैंक की बात है, जहाँ तक ये अजय भाई कह रहे थे 75% आरक्षण यूथ में, जिस दिन श्वेत पत्र जारी हो जाएगा इनकी पोल खुल जाएगी। वैसे तो पोल खुली हुई है, क्योंकि 12 लाख एनसीआर में रोजगार की बात करते थे और उसमें तो 9 लाख हरियाणा के लोगों को देने की बात करते थे। बुढ़ापा पेंशन की बात थी, ठेके बंद करवाने की बात थी, कितने ठेके एक्स्ट्रा इन लोगों ने खो दिए। तो इनसे तो विमुख हो चुका है वोटर, लेकिन वो निराश है, दुविधा में है। तो आपकी तरफ नहीं आ रहा है ना, मतलब उस तेजी से नहीं आना चाहिए, आना चाहिए था, वो आया नहीं। देखिए, जो लोकदली वोट डालते रहे हैं और जो उनका कल्चर है, जो उनका दिमाग है, माइंड सेट है, वो इंडियन नेशनल लोकदल में ही आएंगे। अभी थोड़ा बहुत प्रलोभन, लालच सत्ता के कारण किसी को है भाई को। तो सर ये एक चीज मैं आपको बताऊं, एक कंस्टिट्यूएंसी में, आप भी पॉलिटिक्स में और मैं भी पॉलिटिक्स 25-30 साल से ना पॉलिटिशियन नहीं हूं, पॉलिटिक्स कवर करता हूं। एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर 2 लाख वोटर है ना, या 1.5 लाख है, तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स से जो जुड़ा हुआ है ना, उसमें से 5,000 ही होता है अपर मोस्ट। बाकी 1,30,000 आदमी को न एमपी बनना है, न एमएलए बनना है, न चेयरमैन बनना है, उसको तो सुख शांति से घर चलाना है। इसलिए जो आप ये कह रहे हैं ना कि फलानी पार्टी से लालच, तो ये वो गिने चुने हुए लोग रहते हैं, उनकी संख्या किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में 2, 3, 4, 5% से ज्यादा नहीं होती है। 90%, 95% को इससे कोई मतलब नहीं है सर। देखिए,
शांति से रहने की बात है। आम आदमी शांति से रहना चाहता है, बुनियादी सुविधाएं मिले यही चाहता है। लेकिन शांति की आप बात करो, जो पंजाब में मूसेवाला का मर्डर होता है वो फतेहाबाद में रुकते हैं, पहले भी मर्डर करने के बाद फतेहाबाद में रुकते हैं। फिर जो असला बरामद होता है वो जो किरमारा गांव है, किरमारा गांव है हमारा उकलाना हल्के में पड़ता है, वहाँ से उनको असला बरामद होता है। आज महिलाएं गहने पहन के बाजार में नहीं जा सकती, डकैती हो रही है, मंडी से किसान पैसे लेके घर नहीं जा सकता। तो किस तरह की शांति से रहने की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं एक सवाल आपके लिए आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं पूछूं। ये चुनाव हो रहे हैं, अब ये जब भी चुनाव होंगे आप टीवी पे, अखबार में, पब्लिक में मत बोलिए, लेकिन आपके पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर चिंतन वर्णन होता है। भाई हम भी आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो शाम में या कल बैठेंगे कि भाई हमारे में क्या कमी थी, क्या बेहतर और कर सकते थे, है ना, डेटा कलेक्शन में क्या बेहतर कर सकते थे। बीजेपी का परफॉर्मेंस तो प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे लगभग, हालांकि पिछली बार से बहुत गिरावट है, लेकिन फिर भी वो मेंटेन्ड है, सम्मानजनक है। लेकिन आपके सहारे जो जेजेपी चल रही है, जो उसको समर्थन मिलना चाहिए, वो या जो ग्रोथ इन द सेंस वोट में, वो दिखता नहीं है। तो क्या बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोटर है, क्या वो जेजेपी को वोट देता है? क्योंकि अब आज शाम में, कल परसों, एक हफ्ता, भाई वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कीर्तन करने नहीं आए हैं, वो भी उस पर मंथन करेंगे, वो भी उस पर उसका एनालिसिस करेंगे। तो जो बीजेपी का वोट है वो जेजेपी को क्या उस रूप में ट्रांसफर होता है? देखिए शशि जी, मैं अभी जो स्क्रीन पे आंकड़े देख रहा हूँ, 46 में से लगभग 30 सीटों पे बीजेपी जेजेपी गठबंधन जीत रहा है। 2 सीटों पे इनेलो को दिखा रहे हैं और 1 सीट आम आदमी पार्टी की है। तो यहाँ आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सफल रहा है, मिलकर चुनाव लड़ना। वो तो अभी आंकड़ा निकालेंगे ना कि जेजेपी कितनी सीटों पे लड़ रही थी, सक्सेस रेट क्या है, आप कितनी सीटों पे, बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ रही थी, कितनों पे जीती, आंकड़ा उससे निकलेगा ना सर। देखिए मुझे लगता है शशि जी, जो सवाल आपका है, दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी हैं और मिलकर के जनता ने आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। सरकार बहुत अच्छे से चली है। जहां तक आपने वोट एक दूसरे का ट्रांसफर की बात करी है, जो हमने उपचुनाव लड़े विधानसभा के 2, वहां पे आपने देखा है कि बहुत कड़ी फाइट में हम लोग रहे हैं। और चाहे हम दोनों ही उपचुनाव के अंदर हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा है। इस बार भी ये परिणाम है कि बीजेपी का जो संगठन है, जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मजबूत बनाया संगठन को। 2 बाई इलेक्शन हुए, है ना, गोहाना भी हुआ, एलनाबाद भी हुआ, दोनों का जो आपका ऑफिशियल कैंडिडेट है, चुनाव के बाद क्या बयान आया, गोपाल कांडा ने या गोविंद कांडा ने क्या कहा कि हमारे अपने लोगों ने हरा दिया, वहां वाले ने क्या कहा, अपने लोगों ने। ये अपने लोग कौन है? नहीं देखिए, योगेश्वर दत्त जी ने कभी कुछ नहीं कहा, पहले बताऊं मैं आपको। दूसरा, जिनकी आप बात कर रहे हैं वहां पे तो इनका तो मार्जिन इनेलो का बहुत कम हो गया। इलाहाबाद के अंदर अगर आप बात करें तो पहले जहां 15,000 का मार्जिन था, वहां मुश्किल से 5,000 वोटों से जीत पाई। सवाल हार गए ना, उसके बाद कैंडिडेट का क्या रिएक्शन, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि वो उनकी पार्टी में भी होगा, है ना, आपके यहाँ भी होगा एनालिसिस, वो उनके यहाँ भी होगा कि क्या एक दूसरे को वोट का ट्रांसफर हो रहा है या जेजेपी के कॉस्ट पे बीजेपी की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए मुझे तो लग रहा है, मेरी ये व्यक्तिगत राय आप कह सकते हैं, कि दोनों को मिलकर के फायदा होता है चुनाव लड़ने से, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इन चुनावों में जो जीत हुई है, ये सबसे बड़ी जो जीत है, मैं इसके लिए आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और संगठन में धनखड़ जी ने जो हमें मजबूत बनाया, ये उसका परिणाम है जो हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल है जी, जानकारी है, भिवानी से बीजेपी पीछे चल रही है लगभग 5,000 वोट से, लेकिन बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ समर्थित कैंडिडेट से पीछे चल रही है। ये खेल था, ये मेरे उसमें भी ये मैंने लिखा हुआ है, और ये भिवानी में मैंने लिखा हुआ है कि घनश्याम सर्राफ ये प्रीति हैं, हाँ हाँ, वो दोनों है, बीजेपी वाले प्रीति मान है और ये प्रीति तवर है, ये भी खेल है। शशि जी देखिए, ऐसा कई जगह हुआ है, जैसे मैंने होडल का आपको बताया, वहां जगमोहन गोयल जी बहुत पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन सबको चुनाव नहीं लड़वा सकती पार्टी, चुनाव तो किसी एक को ही लड़वाना पड़ेगा। एक जगह कई मजबूत हमारे पास कैंडिडेट हैं जो लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन किसी एक को मौका देना होता है। तो बाकी जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, अब मैं आपको बताऊं, कई जगह, पलवल में, होडल में, क्योंकि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ,
3-3, 4-4 कैंडिडेट बीजेपी के ही हैं, तो कोई भी जीते जीत तो बीजेपी की हो रही है। हाँ चलो, तो बाकी को तो फिर करवा लीजिए ज्वाइन, वो तो महाराष्ट्र में भी करवा ही रहे हैं। एक सवाल आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। महम में आपके अरविंद केजरीवाल जी का ननिहाल है ना, सिवानी मंडी में घर है, सिवानी के रहने वाले हैं, और ननिहाल है महम में। एक सवाल आया है वहां से, पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ननिहाल में यानी महम में रवीना कैंडिडेट हैं, उनको मात्र 901 वोट आया है, मात्र 901। ऐसे है, उनको टिकट जो है वो हमने पंजाब चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही दे दी थी। उसके बाद में काफ़ी कैंडिडेट आए टिकट के लिए, लेकिन देखो हमारी पार्टी की खास बात है, जिसको पहले टिकट दे दिया, हम बदलते तो है नहीं। अच्छा अच्छा, नाम गिनाऊं अभी आपको? अभी लाऊं मैं, अभी ऑफिस से कागज लाऊं? छोड़ दी नहीं, हटा कर करके आपने इसका काट करके उसको, उसका काट के उसको, किसको किसको दिया? लाऊं कागज अभी अंदर से? हमने काटी किसी की नहीं है, लेकिन अगर जब आप मुझसे बात अरे सर आपने हटा करके दिया, अभी बोलिए मैं केबिन से कागज लेके आता हूँ आपकी पार्टी का। ऐसे है, मैं आपको पहले बताया, मैंने 80 के अंदर जैसे पहले टिकट दे दी थी, उसके बाद में मजबूत कैंडिडेट आए, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया। 6 महीने पहले यशपाल सैनी जी को दे दी थी। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, आम आदमी पार्टी भी पैदा हुई है। अब पैदा हुई है, अरविंद केजरीवाल जिस दिन हरियाणा के अंदर एंट्री करेंगे उस दिन तूफान उठ जाएगा हरियाणा। कुरुक्षेत्र में जिस दिन आ रहे थे उसके पहले तूफान तो आया ही था, जिसमें तंबू बम्बू आपका उखड़ा था। अभी तो शुरुआत है जी। अब विधानसभा के चुनाव में देखना, आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत। अरे सर, कुरुक्षेत्र में आए थे, उसके पहले तो उनका ही तंबू उखड़ गया था। ऐसे आंधी में तो किसी का तंबू उखड़ जाए, बीजेपी वाला का उखड़ जाएगा। आंधी तूफान ये तो प्रकृति की देन है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये तंबू गाड़ेगा केजरीवाल हरियाणा के अंदर। अगर बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा तो अरविंद केजरीवाल फेंकेगा, क्योंकि ना तो सीबीआई से डरता, ना ईडी से डरता, और ये तो बाकी तो डरते हैं जी। ये तो खुद दबाव, इनकी फाइल बनी हुई है। चलिए, बीजेपी के पास फाइल बनी हुई है। ठीक, जेजेपी की हिम्मत नहीं है जी बीजेपी से दूर जाने की। क्यों? क्योंकि दबाव में है। सबको पता शराब घोटाले की फाइल तैयार हो चुकी है। अगर दूर गए अंदर गए, सीधी बात है। शशि जी, मैं कानून में विश्वास करने वाले लोग, अगर इनको पता है फाइल है, कोर्ट में जाएं तो कोई एफआईआर कराएं। खुली चुनौती, नहीं खुली चुनौती, लोकतंत्र है भाई, करा दो। ये लोग कोरी बकवास, हरियाणा में क्या होता है, पूछ के पालने में दिख जाओ ना, नहीं हालता ना। वो जब छोटे थे केजरीवाल जी, तो लोगों ने देख लिया कोरी झूठ बोलने वाला है। और मैं इनको कहता हूँ, ये अनगल आरोप ना लगाएं। अगर कोई आपके पास सबूत है, कोई तथ्य है, तो कराओ एफआईआर, जाओ कोर्ट में। ऐसे गलत आरोप लगा रहे हैं आप, इन पे मानहानि का केस कर दीजिए अभी। बोला मैं तो इनको कह रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ। ये देश की अखंडता प्रभुता के साथ धोखा करने वाला, देखो ये खुली चुनौती। नहीं 2 बार नोटिस भेजा मेरे को, माना नहीं, लेकिन भाग गया। नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ, देखो आप इनको बुझाओ, इनको अब ये बुझा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कितने माना नहीं केस करे, कितनों से माफी मांगनी पड़ी, कितने से माफी मांगनी पड़ी। मैं खुली चुनौती देता हूँ, अगर कोई आरोप है, कोई आपके पास तक, अरे तेरे का ऐसे मनोज राठी कह देने से ये देश कानून से चलेगा। पीडब्ल्यूडी महकमा एक पुल बना रहा है, 7 वर्ग बहुत 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 शुक्रिया। और ये दौर लगातार चल रहा है। सर खाना खाकर जाइएगा। और ये लगातार ये दौर चल रहा है और ये कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जरा हम हर सीट पर जाएंगे कि वहां का गणित क्या रहा है, किसको पहले नंबर पे किसको वोट कितने मिले, दूसरे नंबर पे किसको मिले, तीसरे नंबर पे किसको मिले, क्योंकि इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। हम आम तौर पे नंबर 1 जो जीता है उसकी बात तो कर लेते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स को अंदर से समझना है तो नंबर 2 वाले को भी देखना होगा, समझना होगा, और नंबर 1 और 2 के बीच के फासले को भी समझना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसी तैयारी के साथ वापस आ रहे हैं।